मूवी की शुरुआत होती है और हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां की जमीनों ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। दरअसल ये नजारा है क्लाइमेट चेंज का और इस तरह के बदलते मौसम ने एक नई तरह की बीमारी की उत्पत्ति कर दी है। शहर में चारों ओर आइस एज शुरू हो चुका है, यहाँ तक कि गर्म जमीनें भी बर्फ की चादरों में ढकी जा रही हैं। यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और बचे कुछ लोग शेल्टर्स की तलाश में हैं। कुछ लोग जिन्होंने अब तक शेल्टर को ढूंढ लिया है, लेकिन ये छुपने की जगह उतनी भी महफूज नहीं है। तभी हमें एक अंधेरा सा रास्ता दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल इस अंधेरे कॉरिडोर में डरा सहमा आगे की ओर भागता हुआ चला जा रहा है। आंखों में डर इतना जो कि उनके चेहरे की रंगत बदलने पर मजबूर है। कोई खूंखार चीज लगातार उनका पीछा कर रही है। अलर्ट साउंड्स चारों तरफ गूंज रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें सुनने वाला कोई मौजूद नहीं है। दोनों भागते हुए एक दरवाजे तक पहुँचते हैं और इससे पहले कि वो अंदर जाकर दरवाजे को लॉक कर पाते, वहीं पर ही उनका शिकार हो जाता है। और अब यहीं से ये मूवी दूसरे शेल्टर में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम शेल्टर के बाहर शैम को देखते हैं जो कि सैटेलाइट डिशेस ठीक कर रहा है। तभी उसी शेल्टर से एक बूढ़ा बीमार आदमी वहाँ से बाहर निकलता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी शेल्टर को छोड़ने पर मजबूर है। बीमार आदमी मीसन के सामने अपने हाथों को जोड़ रहा है। बस एक मौका और दे दो, मैं ठीक होने की पूरी कोशिश करूंगा, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे मत मारो। लेकिन मीसन को उस बूढ़े आदमी पर बिल्कुल दया नहीं आ रही। वो पूरी तरह से निर्दयी बन चुका है, क्योंकि मिशन को ऐसा लगता है कि अगर बीमार लोगों को यहाँ पर रखा गया तो जल्दी उनके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। वहीं दूर खड़ा सैम ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले कि वो मिशन को रोक पाता, उसकी बंदूक से गोली निकल जाती है और सीधा जाकर बूढ़े आदमी को लगती है। और हर बार की तरह उसने सर्वाइवल के नाम पर एक और जान ले ली। अब वो बिना किसी रिग्रेट के अंदर आ जाता है। शेल्टर के अंदर का माहौल तो बहुत ही भयावह है। हर किसी के चेहरे पर डर का माहौल है। कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता, सभी बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो बीमार पड़े तो उनका हश्र भी उस बूढ़े आदमी की तरह होने वाला है। लास्ट टाइम जब इसी तरह का फ्लू आया तो 7 दिन में 20 लोग मारे गए थे। तभी चीखते हुए मिशन एक नया नियम बनाता है कि बीमार पड़ने पर कुछ ही दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और अगर दिए गए वक्त में वो इंसान ठीक नहीं हुआ तो उसे गोली मार दी जाएगी या फिर उसे बर्फ में सफर तय करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसे आगे से शेल्टर में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो जाहिर बात है मरना तो इंसान को दोनों तरीके से था, या तो मिशन की गोली से या बाहर पड़ रही ठंड से। यहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर मौजूद लोग आर्टिफिशियल फसल उगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ हर दिन अनाज का दाना कम होता जा रहा है। ऐसे में वो ज्यादा दिन इस शेल्टर में जीवित नहीं रह पाएंगे। उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इधर सैम गर्म जगह को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इस समय वो सारे काम को छोड़ देता है और तुरंत ही एक मीटिंग बुलाता है, जहाँ पर वो मिशन के कारनामों के बारे में ब्रिक्स और विक्टर को बताता है कि वो कैसे बेवजह लोगों को मार रहा है और खुद ही नए नियम और कानून बना रहा है। ये सुन ब्रिक्स गुस्सा हो जाता है। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी उसकी इस हरकत से काफी डिसअपॉइंटेड हैं। तभी कूपर कॉन्वर्सेशन को ब्रेक करता है और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहता है, हमें एक सिग्नल मिला है। ये सुनते ही सबके चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी कूपर कहता है, इस बात से मैं भी खुश हूँ, लेकिन अजीब बात तो ये है कि उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैंने काफी बार ट्राई किया, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। तभी विक्टर कहता है, हाँ मैंने भी कई जगह से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तभी मिशन को वहाँ बुलाया जाता है और उससे अपनी हरकतों पर कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो तो अपनी ही बात पर अड़िग है। नहीं, मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता। अगर बीमार लोगों को थोड़ा सा शह दी गई तो वो हमारा सारा खाना चुरा कर खा जाएंगे। उसे समझाने की लगातार नाकाम कोशिशें हो रही थी। सैम मिशन के इस बिहेवियर से परेशान है, इसलिए वो अपने शब्दों को जाया न करते हुए वो तुरंत वहाँ से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड काय के पास पहुँच जाता है। काय जिसने बचे हुए एनिमल्स के लिए कुछ प्रोटीन्स बनाए हैं और वो उस प्रोटीन को सैम के हाथों में दे देती है। काय भी एक तरह की रिसर्च कर रही है। दरअसल काय को बर्फ के नीचे से कुछ ऐसे सिग्नल्स मिले हैं जो कि क्लाइमेट को चेंज करने की ताकत रखते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसे एग्जीक्यूट कैसे कर पाएगी ये उसे खुद भी नहीं पता। यहाँ तक कि वो और भी सिग्नल्स को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है कि शायद उसे यहाँ से निकलने की कोई अच्छी जगह मिल जाए। तभी हम इसी शेल्टर में मौजूद एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डेक्स्टर है, जो कि अपनी वाइफ को बिल्कुल शांत बैठने की हिदायत दे रहा है। बिल्कुल भी खांसी मत करो, शांत बैठ जाओ। तभी सैम उसके पास से गुजरता है। उसे डेक्स्टर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उन्हें देखते ही सैम कहता है, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोगों को तुरंत ही अपने कमरे में चले जाना चाहिए। लेकिन डेक्स्टर किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी वाइफ वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सैम उनके चेहरे को देखकर साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकता है
कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इतने में ही ब्रिक्स वहाँ पर आता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को कॉलोनी 5 के बारे में बताता है। ब्रिक्स कहता है हमें जल्द ही वहाँ पर जाना होगा, हमें यकीन है कि वहाँ पहुँचने पर कोई न कोई मदद जरूर मिलेगी। और तो और मैंने अपनी एक टीम भी तैयार कर ली है, अगर आप लोग चाहें तो हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ये बात सुनते ही मीसन इस आइडिया को फ्लॉप बताता है। मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि इस वक्त रिसोर्सेस और इंसानों को वेस्ट करना पूरी तरह से बेकार बात है। ब्रिक्स मीसन की इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो डेक्स्टर की तरफ देखते हुए कहता है तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। तभी सैम बात को कट करता है, नहीं डेक्स्टर की जगह मैं जाऊंगा, क्योंकि कहीं न कहीं सैम को इस बात का अंदाजा है कि डेक्स्टर की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मीसन के डर से हम सभी से वो ये बात छुपा रहा है। अब जैसे ही सब लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं, डेक्स्टर की वाइफ को छींक आ जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे उससे दूर भागते हैं और जल्दी ही अपने चेहरे पर मास्क पहन लेते हैं। ये घटना होते ही उन्हें तुरंत ही एक सेपरेट रूम में रख दिया जाता है, लेकिन मीसन जो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं है, उसे तुरंत फैसला चाहिए आर्या पार। लेकिन सभी उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और सभी ग्रुप में ये फैसला लेते हैं कि जब तक वो सभी मिशन के लिए जा रहे हैं, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी काई पर सौंप दी जाती है। मीसन इस बात का भी विरोध करने लगता है कि काई में वो काबिलियत ही नहीं जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सके। दरअसल वो खुद ही लीडर बनना चाहता है और यहाँ की चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ब्रिक्स उसे गुस्से में देखकर कहता है सारे फैसले हमारे आने के बाद होंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब बिना देर किए हुए दूसरे ही दिन ये लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ कई किलोमीटर तक बर्फ में चलने के बाद इनके हाल बेहाल हो रहे थे। वहीं आगे चलने पर इन लोगों को एक बहुत बड़ी सी मशीन दिखाई देती है। दरअसल ये डिवाइस कोई नॉर्मल नहीं बल्कि एक ऐसी डिवाइस थी जो कि क्लाइमेट को बदलने की ताकत रखती थी, लेकिन इस वक्त ये महज बेकार पड़ा एक लोहा है जो अब किसी काम का नहीं रहा। आगे चलते हुए जल्द ही ये एक ब्रिज तक पहुँचते हैं, लेकिन उसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये टूटने की कगार पर है। लेकिन उस पार जाने के लिए इनके पास ब्रिज पर चलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। सभी आगे आगे थे, ब्रिक्स सबसे पीछे चल रहा था। तभी उसका पैर एक ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर ब्रिक्स टूट जाता है। उसने खुद को नीचे गिरने से बड़ी मुश्किलों से संभाला। फाइनली बड़ी मशक्कत के बाद सबने ब्रिज को क्रॉस कर लिया था। आगे कुछ ही दूरी पर उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है। सभी भागकर वहाँ पहुँचते हैं। गाड़ी के पास एक बेजान सी लाश पड़ी हुई है, और जब वो गाड़ी के अंदर झाँक कर देखते हैं तो मंजर और भी भयावह था, क्योंकि गाड़ी में पूरे परिवार की डेड बॉडीज थी। सिचुएशन को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले तो आदमी ने पूरे परिवार को मारा और फिर खुद पर गोली चलाकर खुद को भी खत्म कर दिया। थोड़ा और आगे चलने पर इन्हें क्रैश्ड हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ठंड से ठिठुरने के कारण सभी उसके अंदर घुस जाते हैं और थोड़ी देर तक वहीं पर आराम करने का फैसला करते हैं। थोड़ा राहत मिलने पर ब्रिक्स कूपर को कॉल करता है, जहाँ कूपर उसे बताता है कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और मीसन इस बात से पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। कूपर की बातें सुनकर ब्रिक्स कहता है कि अगर मीसन कुछ भी ऐसा वैसा करे तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इतना कहते ही वो कॉन्वर्सेशन को कट कर देता है। दूसरे ही दिन सुबह होने पर सभी अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे थे, उन्हें हर तरफ खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे और जगह जगह पर पड़ी डरावनी सी लाशें। सभी धीरे धीरे घर के अंदर पहुँचते हैं। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं घर के अंदर से अजीब सी जलने की बू आ रही थी, लेकिन सभी बड़े हिम्मती थे। वो अपने कदमों को बिना रोके लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वो कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, उनके पैर थम जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ खून के धब्बे थे और ये वही कॉरिडोर है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। रिसर्च के मुताबिक इस समय कॉलोनी 5 में पूरे 50 लोग मौजूद होने चाहिए, लेकिन चारों तरफ नजर उठाने पर एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, जो सबके लिए थोड़ा हैरानी की बात थी। हर तरफ छानबीन करने पर एक पल के लिए सभी को ऐसा लगने लगा कि शायद इस समय यहाँ कोई मौजूद नहीं, और इससे पहले कि वो वहाँ से निकलने का प्लान करते, उन्हें एक कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाज सुनते ही सैम जल्दी से जगह को फाइंड आउट करता है और सबसे पहले कमरे का लॉक तोड़ता है। और जैसे ही वो अंदर पहुँचता है, क्या देखता है कि एक आदमी बेहोशी की हालत में करा रहा है। जैसे जैसे वो उस आदमी के करीब बढ़ रहे थे, बड़ा आदमी उन्हें देखकर भयभीत हो गया। एक पल के लिए उसकी चीखें इस तरह से निकली मानो कोई उसे मारने के लिए आ रहा है। सभी उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। आदमी धीरे धीरे शांत होता है और फिर अपना नाम लीलैंड बताता है। लीलैंड बताता है वो यहाँ कई दिनों से बंद है। उसे तो ये तक नहीं मालूम कि अब उसके साथियों में कोई बचा भी है या नहीं। वो कहता है कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने मिलकर यहाँ के एंटीना को ठीक कर एक सिग्नल ढूंढा। सिग्नल मिलते ही एक आदमी मैसेज दे रहा था। दरअसल उस आदमी ने एक ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ नहीं है और वो जगह भी बिल्कुल हरी भरी थी, रहने योग्य, और वहाँ तो फसलें भी उगाई जा
सकती थी। और ये मैसेज तो अब भी वहीं पर लगी हुई टीवी पर चल रहा था। लेकिन मसला ये नहीं था, दरअसल बात ये थी कि जब तक लीलैंड की टीम को पूरा मैसेज मिल पाता उससे पहले ही एंटेना खराब हो जाता है। अब बिना समय गवाए लीलैंड और उसके साथी इस अधूरे मैसेज के साथ अपने एक टीम को तैयार करते हैं और उस जगह की खोजबीन में निकल पड़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहाँ पर पहुँच पाते उन्हें एक खौफनाक चीज मिल जाती है जो कि दिखने में बहुत डरावनी थी और उसने जल्द ही उसके सारे साथियों को मार दिया और वो अपनी जान बचाने के लिए वापस भागा और अकेला यहाँ पर फंस गया। ये सुनते ही ब्रिक कहता है हमें तुरंत ही उस जगह के लिए निकलना होगा, हमें ढूंढना होगा आखिर वो कौन सी जगह है। वो लीलैंड को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन वो डर के मारे वहीं दुबक कर बैठ जाता है और उन लोगों के साथ में जाने से साफ इनकार कर देता है। अब तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो अकेले ही रास्ते की खोजबीन करेंगे। जैसे जैसे वो कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे थे एक बार फिर से उन्हें वही खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक दूसरे को काट रहा है। आखिर ये इतनी दर्दनाक आवाजें कैसी हैं? ये जानने के लिए ब्रिक्स और उसके साथी धीरे धीरे आवाजों की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही ये एक कमरे के पास पहुंचते हैं वहाँ का नजारा देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर अभी अभी बिल्कुल ताजा खून बह रहा है। कुछ लोगों को बाहर से पकड़ कर लाया गया है और यही मारा गया है। तभी ब्रिक्स की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि एक जिंदा लाश को टुकड़ों में काट रहा है और उस आदमी के चारों तरफ कुछ और लोग भी हैं जो कि वहीं पड़े आदमियों का मांस खा रहे हैं। ये देखते ही उनके दिल में अजीब सी घिन और घबराहट छा जाती है। कुछ पल के लिए तो जैसे सन्नाटा सा छा गया लेकिन तभी एक कैनिबल इन्हें देख लेता है। वो इन्हें देखते ही चीखने लगता है। मौके पर ही सैम उस कैनिबल को गोली मार देता है और तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी एक कैनिबल जोर से दहाड़े मारता है जिसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि वो इन सभी कैनिबल्स का लीडर हो और उसके आदेश मात्र से ही सारे कैनिबल्स इन तीनों के पीछे भागने लगते हैं। एक पल का सन्नाटा मानो फिर से चीख पुकारों में बदल गया हो। सैम लगातार पीछे मुड़कर गोलियां बरसा रहा था ताकि वो इन सभी को रोक सके लेकिन ये संख्या में बहुत ज्यादा है, इन्हें रोकना इतना भी आसान नहीं है। तभी चलते चलते ब्रिक्स रास्ते में डायनामाइट बिछा देता है जिसके धमाके से कुछ और कैनिबल मारे जाते हैं। तभी इनका एक साथी ग्रेनेड जिसे थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है और एक पल के लिए वो अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो कैनिबल्स के बीचों बीच घिर चुका था। सारे नरभक्षी उसे खाने के लिए तत्पर थे। अपने साथी को इस तरह से नरभक्षियों के बीच में फंसा हुआ देख दोनों घबरा जाते हैं। वो अपने साथी को सफर में अकेला नहीं छोड़ सकते। दोनों उसे बचाने के लिए गोलियों की बारिश करने लगते हैं लेकिन शायद अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उनका साथी तो बेसुध हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है। सैम की लगातार गोलियों की बारिश और भी कैनिबल्स को दावत दे रहे थे लेकिन एक पल के बाद ही उसकी गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब सैम, ब्रिक्स और कैनिबल के बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू होती है। दोनों ही बहुत ताकतवर थे। वो लगातार कैनिबल्स पर भारी पड़ रहे थे। तभी वो कैनिबल जोर से दहाड़े मारता है और धीरे धीरे करके वहाँ और भी कैनिबल्स इकट्ठा होने लगते हैं। अब इन दोनों के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। दोनों सबसे पहले खुद को बचाने के लिए बाहर की ओर भागते हैं और फिर डायनामाइट फेंककर जोरदार धमाका करते हैं और अब डायनामाइट के धमाके की वजह से वहाँ खड़ी बड़ी सी बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। इनके पास एकमात्र यही मौका था खुद को कैनिबल से बचाने के लिए। वो लगातार अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ते में चलते जा रहे थे। चलते चलते वो दोनों एक बार फिर से अपने प्लेन के पास पहुँच गए जहाँ उन्होंने पहले भी रात बिताई थी। ठंड काफी बढ़ चुकी थी, उन्हें इस वक्त यहीं रुकना होगा। ये सोचकर कि यहाँ थोड़ा आराम मिल जाएगा दोनों प्लेन के अंदर चले जाते हैं। दोनों अंदर पहुंचकर कुछ देर तक तो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। दरअसल वो इस खतरनाक मंजर को भुला नहीं पा रहे थे। तभी चुप्पी तोड़ते हुए सैम कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये जो मंजर अभी मैंने देखा मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही। क्या लोग भूख के मारे इतने पागल हो सकते हैं कि एक इंसान ही इंसान को खा सकता है? ये सुनते ही ब्रिक्स एक गहरी सांस लेता है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बातें करते करते कब इनकी आंख लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। अब जैसे ही सुबह होती है इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब इनका रास्ता आगे बिल्कुल साफ है लेकिन ये तो बिल्कुल गलत थे क्योंकि ये जैसे ही बाहर निकल कर देखते हैं इन्हें पता चलता है कि कैनिबल्स का झुंड इनके करीब आ चुका है और अगर ये दोनों जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो वो इनके बहुत करीब आ जाएंगे। कहीं ये कैनिबल्स इनकी कॉलोनी तक न पहुँच जाए। ब्रिक्स चिल्लाता है सैम हमें कुछ उपाय करना होगा, हमें इन कैनिबल्स को यहीं पर रोकना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी सैम ब्रिज पर चढ़कर आगे की ओर भागता है। उधर कैनिबल भी बहुत करीब आ चुके थे। ब्रिक्स अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और ब्रिज के एक गड्ढे में डायनामाइट को फिट कर देता है। ब्रिक्स उसे जलाता है ताकि जैसे ही कैनिबल्स ब्रिज पर पहुँचे पूरा ब्रिज यहीं पर टूट जाए और आगे का
रास्ता बंद हो जाए। लेकिन हवा का झोंका इतना तेज था कि वो डायनामाइट बार बार बुझ जा रहा था। उधर कैनिबल्स ब्रिज तक पहुंच चुके थे। वो संभलते संभलते ब्रिज पर आगे चल रहे थे और कुछ कैनिबल्स तो ऐसे थे जिनका बैलेंस बिगड़ा और सीधा वो जाकर खाई में गिर गए। इधर बड़ी मुश्किलों से आखिरकार ब्रिक ने फ्यूज को जला दिया। वो उसे फिट करके वहाँ से भागने ही वाला था कि अचानक से डायनामाइट फिट करने से पहले ही उसके हाथ से गिर गया और जोर का धमाका हुआ। ब्रिज 2 हिस्सों में टूट चुका था। एक तरफ तो कैनिबल्स खड़े हुए थे और दूसरी तरफ सैम। कैनिबल का लीडर सैम को घूर घूर कर देख रहा था जैसे कि वो उसे अभी खा जाएगा। इधर मेसन जिसके जुल्म अब भी जारी थे, वो डेक्स्टर और उसकी पत्नी को खींचते हुए बाहर ले आता है और उसकी पत्नी पर गोली चला देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। वो डेक्स्टर को भी शूट ही करने वाला था कि तब तक वहाँ पर काई आ जाती है। वो मेसन पर गन तान कर खड़ी हो जाती है। काई चिल्लाते हुए मेसन को धमकी दे रही है कि इस समय यहाँ की लीडर मैं हूँ, सारे फैसले मैं लूंगी। दोनों की आपस में कड़ी बहस छिड़ी हुई है। तभी सैम की चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी सैम की तरफ भागते हैं और इतने में ही मौका पाकर डेक्स्टर वहाँ से भाग निकलता है। सैम जो कि जमीन पर पड़ा ठंड में ठिठुर रहा है। काई भागकर सैम के पास पहुँचती है जो कि अब तक बेहोश हो चुका था और अब यहाँ से सीन सीधा कैंप में शिफ्ट होता है। सैम को होश आ चुका है। वहीं सामने खड़ा मेसन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मैं जल्द ही सारे बीमार लोगों को मार दूंगा, जो काम करेंगे सिर्फ वही यहाँ जिंदा रहेंगे। सैम सभी को समझाने की कोशिश करता है और बाहर हुई घटना के बारे में सबको बताता है और ये भी कहता है कि कुछ ही दूर पर वीडियो में उसने गर्म जगह को देखा है। उन्हें जल्द ही वहाँ के लिए निकलना होगा क्योंकि अब ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर जल्द ही वो लोग यहाँ से नहीं निकले तो कैनिबल्स किसी भी वक्त यहाँ पर आ जाएंगे और फिर तो उनके हमले से कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन मेसन को तो उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं। वो उसकी बातों को इग्नोर करके तुरंत वहाँ से चला जाता है। सबके जाते ही एक छोटा सा बच्चा वहाँ पर आता है और सैम के हाथ में चाबियां थमाते हुए कहता है, ये हैंडकप की चाबियां हैं, मैंने चुरा ली हैं, मुझे पता है ये आपके काम जरूर आएंगी। इधर मेसन और विक्टर बाहर की ओर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या बाहर सच में कोई खतरा है। तभी विक्टर मेसन से कहता है, मुझे पता है सैम झूठ नहीं बोल रहा, उसकी बातों में सच्चाई है। तभी कॉलोनी में रह रहा एक मेंबर हाफते हुए वहाँ पर आता है। सैम भाग चुका है, वो चिल्लाते हुए कहता है। इधर सैम भागते हुए सबसे पहले काई के पास जाता है जिसे मेसन ने एक कमरे में बंद कर रखा था। वो जल्दी से उसका लैपटॉप यूज करता है। दरअसल सैम उसी गर्म जगह का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बहुत देर ढूंढने पर भी अब तक उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक रडार पर जाती है। वहाँ से कुछ सिग्नल आ रहा है। हाँ, ये उसी जगह का सिग्नल है जिसे मैंने वीडियो में देखा था। वो दोनों बहुत खुश हैं, यानी कि उन्हें जगह का पता चल गया है। ये गर्म जगह वाकई में एग्जिस्ट करती है। दोनों बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी जरूरत के सामान को पैक करते हैं और फिर सबको वार्न करने के लिए बाहर की ओर भागते हैं कि वो भी हमारे साथ चलें। तब तक मेसन अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उन पर गन तान कर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि सैम कुछ कह पाता, बाहर दरवाजे को पीटने की आवाज आने लगती है। सभी जल्दी से कैमरे की तरफ भागते हैं। कैमरे को देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। मेसन को यकीन हो चला कि शायद जो सैम कह रहा है वो सच है, क्योंकि बाहर कैनिबल्स खड़े हैं जो कि जोर जोर से उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और कैनिबल्स का लीडर जिसने डेक्स्टर के सर को हाथ में पकड़ा हुआ है, यानी कि डेक्स्टर भी मारा गया। वो लीडर सभी से चिल्लाते हुए कहता है, जैसे डेक्स्टर मारा गया वैसे तुम सभी भी मारे जाओगे। फिर एक जोरदार झटका पड़ता है और कैमरा चूर चूर हो जाता है। मेसन और सैम अब एक टीम में आ चुके हैं, क्योंकि अगर जान बचाना है तो मिलकर चलना होगा। हथियार चलाने वाले लोग कॉरिडोर में आ जाते हैं और बाकी सभी वॉल्ट में छुप जाते हैं। सभी हथियार लेकर तैनात खड़े हैं कि जैसे ही कैनिबल्स उनके सामने आएंगे वो सभी उनका सामना करेंगे। तभी सडन लाइट चली जाती है और जब दोबारा लाइट आती है तो सामने का दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि सामने कोई भी नहीं था। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, कैंप में चीख पुकारों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, यानी कि कैनिबल्स डक के थ्रू अंदर घुस गए थे। कैनिबल्स लगातार वॉल्ट की तरफ घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर बंद लोगों ने समय रहते दरवाजे को लॉक कर लिया। सैम और उसके साथ ही कैनिबल से लड़ने के लिए अंदर की तरफ भागते हैं। कैनिबल से लगातार लड़ते हुए मेसन की हालत भी खराब होती जा रही थी। इधर काई और सैम दोनों ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन विक्टर हार नहीं मानना चाहता था। वो कैनिबल के साथ रुककर उनका सामना करना चाहता था, लेकिन शायद वो ताकत में दुश्मनों से कमजोर था और जल्द ही मारा गया। इधर घायल मेसन कमरे की तरफ भागता है। सैम और काई भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन मेसन पहले ही दरवाजे को बंद कर देता है। सैम ने कैसे भी करके दरवाजा खुलवाया, जिसके कारण उनके पीछे कैनिबल भी आ पहुंचा। समय रहते काई ने उसे गोली से शूट कर दिया और फिर
दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन ये दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जल्दी यहाँ से भागना होगा। सैम ने सभी को डक से होते हुए बाहर जाने को कहा। तभी मेसन चिल्लाते हुए कहता है कि अगर बाहर गए तो ठंड से मारे जाएंगे, लेकिन इस बार मेसन की कोई नहीं सुन रहा और एक एक कर सभी डक से बाहर की ओर जाने लगते हैं। लगभग सभी बाहर जा चुके थे, अब बारी थी सैम की। तभी सैम पीछे मुड़ता है और अपनी गन को मेसन की तरफ फेंकता है। वो मेसन से कहता है अगर लड़ना ही है तो पूरी तैयारी से लड़ो। इतना कहते ही वो भी डक में घुसता है और सीधा बाहर की ओर चला जाता है। इतने में ही कैनिबल्स दरवाजे को तोड़कर अंदर आ चुके थे। कैनिबल्स को अपने सामने देखकर एक बार के लिए मेसन घबरा जाता है, लेकिन वो शायद हार मानने वालों में से नहीं। वो एक गैस टैंक पर गन से शूट करता है, जिसके कारण एक बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ आग फैल जाती है। सारे कैनिबल्स उसी धमाके में मारे जाते हैं, लेकिन कैनिबल्स का लीडर जो कि डक में छुप गया था, वो डक के थ्रू जल्द ही सैम तक पहुंच जाता है और वो दोनों आकर एक जगह पर गिरते हैं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। कैनिबल लगातार सैम पर भारी पड़ रहा था। वो सैम को नीचे गिरा देता है और उसकी टांगों को खींचकर आगे की ओर ले जाता है और शायद यही मौका था सैम के बचने का। वो नीचे पड़े हथियार को उठाता है। सैम उस खंजर को कैनिबल के पैरों में भोंक देता है। दर्द के मारे कैनिबल वहीं पर गिर पड़ता है और इतने में ही मौका पाकर सैम उठ खड़ा होता है और खंजर से लगातार बार बार कैनिबल के सीने पर वार करता है। ये वार तब तक चलता है जब तक कैनिबल पूरी तरह से मर नहीं जाता और अंत में वो उसके सर को भी धड़ से अलग कर देता है। सैम वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कॉरिडोर में चारों तरफ आग फैल चुकी है। इधर काय धीरे धीरे सबको लेकर डक से बाहर निकल चुकी है और वो सभी अपने घरों को जलता हुआ देख रहे हैं। तभी अचानक से सैम भी डक से निकलता हुआ वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सैम कहता है हमारे पास बचने का एकमात्र रास्ता है, हमें उसी गर्म जगह पर चलना होगा। अब सभी एक दूसरे का हाथ थामते हैं और एक नए घर की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।